The Indian Prime Minister Narendra Modi has addressed a large rally in Australia. Japan, United States, Sri Lanka, Moscow, United Arab Emirates. प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने 9 साल के टेन्योर में 126 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, जबकि उनसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो अपने 10 साल के टेन्योर में सिर्फ 92 कंट्रीज विजिट किए थे। मतलब 92 कंट्रीज भी एक काफी बड़ा नंबर है, लेकिन 126 के सामने काफी छोटा लगता है। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट विजिट पर गए थे और उनके टेन्योर को पूरा होने में अभी 1 साल और बाकी है, और वो ऑफ कोर्स और भी फॉरेन विजिट जरूर करेंगे। लेकिन मोदी इतने फॉरेन विजिट्स आखिर करते क्यों है? इसके पीछे क्या इतना बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक रीजन है या फिर सिर्फ ऑफ कोर्स ये फॉरेन विजिट सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ना ही वहाँ रह रहे इंडियन लोगों के साथ सेलिब्रेशंस करने के लिए। इन फॉरेन विजिट्स का इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसलिए ये वीडियो भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी के फॉरेन विजिट्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो है इंडिया के 9 सालों में चेंज हुई फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, और इसलिए हमारे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं, तो आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या मोदी गवर्नमेंट के अंदर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो आज तक की सबसे बेस्ट रही है? से ये कहना तो डिबेटेबल है कि बेस्ट थी या फिर नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जो पहले के प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कुछ काम नहीं किया है। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 3 देशों के वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का इंटरनेशनल फोरम की शुरुआत की थी, जिसके अकॉर्डिंग इस फोरम की जो मेंबर कंट्रीज रहेंगी वो यूएस या फिर रशिया किसी के भी साइड पर नहीं जाएंगी, बल्कि वो न्यूट्रल रहेगी। पर फिर क्योंकि इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने लग गया, इसलिए इस फोरम का इंपॉर्टेंस काफी कम होता गया। फिर एक और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, जिसके अंदर इंडियन आर्मी का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। फिर 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तब यूएस और इंडिया एक न्यूक्लियर डील साइन करने वाले थे, जिसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी के और उनके एलाइज के ही कुछ एमपीज थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इस डील के सपोर्ट में थे। कुछ न्यूज तो ऐसी भी आई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन करने वाले थे अगर पार्लियामेंट में उन्हें इस डील को आगे बढ़ाने को लेकर सपोर्ट नहीं मिलता। पर फिर आगे जाके ये डील सक्सेसफुल रही। तो ऐसा नहीं है कि पहले की गवर्नमेंट्स ने टफ टाइम्स पर काफी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डिसीजंस ना लिए हो, बट जो चीज इस गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट से डिफरेंट बनाती है वो इनका अग्रेसिव डिप्लोमेसी। मतलब एक्शन से लेकर बड़े इंटरनेशनल स्टेजेस पर स्टेटमेंट देने तक ये गवर्नमेंट इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करती है। There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not take a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I don't think it's necessary for me to join this axis or not. I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम के एग्जांपल की बात लेते हैं तो इंडिया के यूएस और यूरोप के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, बट इंडिया उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। जैसे वॉर के वक्त यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने रशिया के सपोर्ट में तो वोट नहीं किया, लेकिन रशिया के अगेंस्ट भी वोट नहीं किया और न्यूट्रल रहे। फिर यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, मतलब वहाँ के लोगों को बचाने में उनकी मदद की। फिर रशिया से क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ते रेट में मिल रहा था, इसलिए उसे खरीद लिया। और फिर जब यूरोप ने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि इंडिया तो रशिया से ऑयल खरीद कर इनडायरेक्टली रशिया के लिए इस वॉर को फंड कर रहा है, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यह रिप्लाई दिया कि क्या यूरोप रशिया से ऑयल और गैस खरीद कर इनडायरेक्टली इस वॉर को फंड नहीं कर रहा है? But then tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? आज के दुनिया में किसी भी कंट्री को अगर अपना स्टैंड डिसाइड करना है किसी भी इशू को लेकर, तो एनर्जी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल वर्ड बोलते ही हमें सबसे पहले कौन से रीजन का पिक्चर ध्यान में आता है?
गल्फ कंट्रीज या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज या फिर जो अरब कंट्रीज है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश है। बट पहले इंडिया का इन कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशंस रखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अरब कंट्रीज की तो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करती है, और ज़्यादातर अरब कंट्रीज जो है वो इस्लामिक स्टेट्स है, और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है। तो इंडिया से ज़्यादा वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में प्रेफरेंस देते थे। पर पाकिस्तान धीरे धीरे कम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का होता जा रहा था, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो इंडिया के पेस से ग्रो नहीं कर रही थी, और उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। और जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने अब अपनी आइडियोलॉजी रिलीजन से हटाकर डेवलपमेंट और नेशनलिज्म पर शिफ्ट कर ली थी, और इसलिए वो इंडिया को एक बेटर स्ट्रेटेजिक पार्टनर देख रहे थे पाकिस्तान के कंपैरिजन में, और इसी का फायदा इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लिया है। साल 1986 के बाद यूएई विजिट करने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने यूएई में विजिट्स 2015, 2018, 2019 और 2022 में किया है, और इसी के दौरान वो कई और भी अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन में भी विजिट कर चुके हैं। और शायद यही कारण है कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से अराउंड 10% के जो एक्सपोर्ट्स है वो गल्फ के मतलब अरब कंट्रीज के रीजन में होते हैं। इस ग्राफ को देखिए जो हर साल गल्फ रीजन में हुए हमारे एक्सपोर्ट्स को बताता है। साल 2020-21 में कोविड-19 के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा कम हो गए थे, लेकिन फिर अगले ही साल वो 60% से बढ़े और उसके अगले साल 26% से। इंडिया और यूएई के रिलेशंस तो पर्टिकुलरली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि जब आर्टिकल 370 हमने कश्मीर से लिफ्ट किया था, यूएई एक इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया था, जबकि उन्होंने इसे एक इंडिया का इंटरनल मैटर बताया था। सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर इंडिया में एक मेगा ऑयल रिफाइनरी बना रहे $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अरब कंट्रीज भी जानती है कि क्रूड ऑयल परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी जरूर खत्म होने वाला है, इसलिए वो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और भी कई सारी अरब कंट्रीज शामिल है। एक और रीजन है जिसके ऊपर इंडिया ने अपना फोकस रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, वो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, जहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया और ताइवान जैसी काफी ज्यादा डेवलपिंग नेशंस है। अब फिर से ऐसा नहीं है कि पहले के देशों ने इस रीजन पर फोकस नहीं किया था। साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी लाई थी, जिसके अकॉर्डिंग वो इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते थे। लेकिन फिर साल 2015 में पीएम मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अपग्रेडेशन एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई, जिसके अकॉर्डिंग हम इन कंट्रीज के साथ में सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर ही ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सिक्योरिटी कॉपरेशन पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि चाइना अब साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इतना सेफ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है उसमें भी हमने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है, ताकि हम इस रीजन के साथ में सही तरह से कनेक्ट हो सके। वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे रिसेंट ईयर्स में क्या डेवलपमेंट्स हुए इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त इनमें से कई सारी कंट्रीज को हमने मेडिकल सप्लाईज पहुंचाए, और इंडिया ने कोविड-19 के दौरान कई सारी अपने पड़ोसी जो देश थे उन्हें वैक्सीन की सप्लाई दी थी। मतलब हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। इंडिया ने इन वैक्सीन को कई सारी छोटी कंट्रीज को फ्री में भी सप्लाई किया है और कई सारी कंट्रीज को बेचा भी है। इसे यूनाइटेड नेशंस जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे इंडिया को एक मॉरल एडवांटेज मिल जाता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कई सारी कंट्रीज ने इंडिया को थैंक किया था वैक्सीन का सप्लाई देने के लिए। पर जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आज के ग्लोबल सिनारियो को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, तो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के इंटरेस्ट के कारण हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस है, लेकिन भारत के रिलेशंस रशिया के साथ में भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन यूएस और रशिया के रिलेशंस पहले से इतने अच्छे नहीं है। फिर रशिया और चाइना स्ट्रांग एलाइज है, और चाइना के साथ में हमारा इकोनॉमिक ट्रेड भी काफी ज्यादा चलता है, लेकिन चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज भी चल रहे हैं। और चाइना का ही जो एक एलाय है पाकिस्तान, उनके साथ में भी हमारे बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। और यूएस और चाइना का भी इकोनॉमिक ट्रेड काफी ज्यादा होता है, लेकिन ग्लोबल पावर के लिए राइवलरी दोनों में चल रही है। और क्योंकि यूएस और इंडिया के चाइना के साथ जो इंटरेस्ट है वो काफी सिमिलर है, इसलिए हम दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं। पर हम अरब कंट्रीज से भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ के काफी ज्यादा कंट्रीज के साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। पर फिर यूनाइटेड स्टेट्स के भी हर अरब कंट्री के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं है। देखा जाए तो अभी के टाइम पर हमें काफी कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है ये तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही जानती है।